हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है। पॉलिटी के सेशन से आज ये क्लास रहेगी और आज जो ये रहेगी क्लास, या आज आप इसको टॉपिक मान सकते हैं। ये जो वाद होते हैं, जो पॉलिटी में जो प्रमुख प्रमुख वाद हैं, जिनके बारे में कई बार लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई शंकरी प्रसाद केस क्या है, गोलकनाथवाद क्या है, केशवानंद भारती क्या है, मिनर्वा मिल्स माइंस क्या है। तो ये जो प्रमुख प्रमुख वाद हैं, तो ये वाद क्या थे और क्या इनका कारण रहा था बनने का। तो सबसे पहले तो एक बात ये याद रखनी है कि जो भी कोई वाद आएगा उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, जो जिसके कारण वो वाद बनता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई जाती है वो क्या अपना रिजल्ट देता है। इसके पूछे पीछे एक थ्योरी होती है पूरी, और कोई ना कोई इसका कारण रहा होता है कि जिसकी वजह से ये वाद आते हैं। और जो वाद आएंगे, जिस स्टेट से वो आएंगे, उसमें उस स्टेट का और जो उस वाद को लेकर के आ रहा है, ज्यादातर उसके ऊपर उसके नाम हैं। अब कौन कौन से वाद जो ज्यादातर पूछे गए हैं, तो सबसे पहले यानी कि 1951 से ही जो वाद आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हालांकि आज तो पूरे नहीं हो पाएंगे, 7-8 आज कर लेते हैं, और 7-8 एक दो कल की क्लास में हो जाएंगे। 20 के आसपास जो हैं प्रमुख प्रमुख हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शंकरी प्रसाद केस। 1951, या फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन और इंडियन यूनियन। क्या होते हैं, क्या इसके पीछे स्टोरी होती है। देखो, इसके पीछे जो स्टोरी है, एक बात ये बता दूं, ये ज्यादातर जो केस आए थे वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये उसके खिलाफ आए थे। जब आजाद भारत से पहले भाई अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। जमींदारी प्रथा से अंग्रेजों को फायदा ये होता था कि जो जमींदार होते थे, उस एक ही जमींदार से टैक्स लेना पड़ता था अंग्रेजों को, और उससे अंग्रेजों को ये फायदा होता था कि भाई अलग अलग किसानों से टैक्स ना लेकर के एक से ही लिया जाता था। तो जिसके कारण एक ही जमींदार पर जो ज्यादा ज्यादा जमीन हो जाती थी, तो उससे अंग्रेजों को फायदा था। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद में ये ठीक सा नहीं है कि भाई एक जमींदार के पास जो है ज्यादा संपत्ति हो, दूसरे के पास ना हो। तो जो ये केस आए थे, ये सभी के सभी संपत्ति से रिलेटेड आए थे। ये जो आया था शंकरी प्रसाद केस 1951 वर्सेस इंडियन यूनियन, ये भी इसी के लिए ही आया था कि संपत्ति का जो अधिकार है। अब हालांकि इसके पीछे भी दो तीन कारण हैं कि भाई कैसे इसको समझा जाएगा, क्या ये वाद रहा था। तो सबसे पहले तो बात एक ये याद रखनी है, ये सभी के सभी संपत्ति से रिलेटेड आए थे। इनकी राइट टू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, पहले ये कान सॉरी पहले ये हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब फिलहाल में ये नहीं है। जो 31C, तो सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, दो चीज आपको याद रखनी है इसमें। एक तो आर्टिकल 13, और दूसरा एक आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल जो 13 है,
वो ये बात बोलता है कि अगर सरकार कोई भी बिल लेकर के आती है या कोई कानून लेकर के आती है, वो जो हमारी मूल विधि हैं या हमारे जो वो कानून हैं जिनको हम मूलभूत अधिकार बोलते हैं, कहीं सरकार कानून लेकर के इनका उल्लंघन तो नहीं कर देगी। भाई 13 आर्टिकल यही तो बोलता है कि मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि जो सरकार कानून ला रही है वो मूल अधिकारों का हनन है या नहीं है, ये बात बोलता है। और दूसरा ये है 31C, जिसमें संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार है। और ये 13 क्या बोलता है? 13 ये बोलता है कि जो कोई विधि सरकार बनाएगी वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो, यानी कि जो विधि सरकार बनाएगी वो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन ना करे। भाई ये बात तो है कि सरकार जो कानून बनाए वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करे। और उधर 31 बोलता है कि भाई संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, सरकार इसको छीन नहीं सकती। अब ये दोनों आर्टिकल तो ये हो गए। एक तीर है सी, और है इसी में जो तीर है सी है, तीर है सी, तीर है सी जो हमारा है वो ये बोलता है कि विधि की परिभाषा क्या है, विधि की परिभाषा। और विधि होता है कानून, कि भाई विधि की परिभाषा क्या है, क्या चीज है कानून। तो ये दो बात अभी तक आपको समझ में आई होंगी भाई, आर्टिकल 13 क्या है और ये केस से कैसे रिलेटेड है, ये दोनों की दोनों बातें 31C और 13 है, और ये शंकरी प्रसाद से किस तरह से रिलेटेड की गई हैं। और केस जो आया है वो संपत्ति से रिलेटेड आया है। तो और 13C बोलता है कि भाई विधि की परिभाषा क्या है। तो जब ये केस संपत्ति के ऊपर गया था, ये शंकरी प्रसाद खुद एक व्यक्ति थे, ये बिहार के थे, तो ये जो बात उसको लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इस वाद को या इसको लेकर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो बातें कही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें ये कही थी, या फिर इन्होंने जाकर के ये कहा था कि हमको एक बात बताइए कि जो संविधान संशोधन सरकार करती है, जो संविधान संशोधन सरकार करती है वो विधि है या नहीं है, यानी कि सरकार जो संशोधन कर रही है वो विधि मतलब कानून है या नहीं है। एक बात तो ये कही थी। दूसरा ये था कि सरकार जो संविधान संशोधन करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू, पुनराविलोकन जिसको बोलते हैं, वो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले दो पॉइंट जो मैंने बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये दो क्वेश्चन किए गए थे। तो पहला जो था, तो पहला क्वेश्चन ये था कि संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, मतलब कानून है या नहीं है। तो संविधान संशोधन कानून है या नहीं, यानी कि सरकार जो ये संविधान संशोधन करती है बार बार में, ये कानून है या क्या चीज है।
तो ये क्वेश्चन पूछा है शंकरी प्रसाद केस में, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी टिप्पणी देता है या क्या अपना ऑर्डर सुनाता है, क्या रिजल्ट देता है, वो सुप्रीम कोर्ट के भी बाद में बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे गए थे इससे? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो सरकार संविधान संशोधन करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू करेगा या नहीं करेगा। ये व्यवस्था तो आज ही बनी हुई है भाई, कोई कानून जब पास होकर के आता है संसद से और तीनों से वो पास होकर के आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जुडिशियल रिव्यू करता ही करता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन, दूसरा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन करने पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू, पुनराविलोकन, यानी कि उसकी जांच करेगा नहीं करेगा, भाई मामला क्या चीज है, ये गड़बड़ तो नहीं है कहीं। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन करने पर अपना जुडिशियल रिव्यू करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं। तो भाई दो क्वेश्चन शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे कि संविधान संशोधन एक तो कानून है या नहीं है, विधि है या ना, और दूसरा संविधान संशोधन करने पर सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी सुनाई या अपना ऑर्डर सुनाया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि संविधान संशोधन एक तो विधि नहीं है, दूसरा संविधान संशोधन सरकार कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। ये बात शंकरी प्रसाद केस में बोली गई थी कि पहला तो ये कि भाई जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा और जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है, यानी कानून नहीं है। सरकार संशोधन कर सकती है, मन में आए सरकार वो चीज कर सकती है, जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए सरकार संविधान को अच्छा बनाने के लिए संविधान संशोधन उसमें कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा उस पर। अब वो कुछ भी कर सकती है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर सुनाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था भाई? पहला तो ये कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। दूसरा, संविधान संशोधन पर संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं करेगा। तो ये शंकरी प्रसाद केस था और ये पूछ ले कि भाई ये किससे रिलेटेड है, तो ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर ये लाया गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए इसके द्वारा कि भाई संविधान संशोधन कानून या फिर विधि है या नहीं, दूसरा संविधान संशोधन करने पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, जिस प्रकार से 9th शेड्यूल 1951 में ऐड की गई थी, जो उसमें विषय थे जो ऐड की गई थी उसमें यह था कि जो विषय 9th शेड्यूल में है उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये भी वही है, यानी संविधान संशोधन करने पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई संविधान संशोधन विधि नहीं है,
सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है, उसको कोई लापरवाह उसको कोई परहेज नहीं है। तो ये शंकरी प्रसाद केस था, ये 1951 में आया था, वर्सेस इंडियन यूनियन इसको बोलते हैं, और इस संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। आर्टिकल 13, जो विधि सरकार बनाएगी वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करे, ये बात बोलता 13 है। यानी कि जो किताबों में लैंग्वेज लिखी गई है कि विधि के समक्ष, यानी कि विधि के समक्ष असंगत या विधियों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो ये जो विधि सरकार बनाएगी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करे। और इसी में 13 का सी विधि की परिभाषा पूछी गई कि क्या परिभाषा है। और दूसरा इधर आर्टिकल 31C यानी कि संपत्ति के अधिकार, इसके ऊपर ये था। तो ये था शंकरी प्रसाद केस वर्सेस इंडियन यूनियन। अब क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाएगा, या तो ये पूछ लेगा भाई ये कब आया था, दूसरा ये पूछ लेगा भाई ये किससे रिलेटेड है, तो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। और लगातार ये 2-3 जितने भी वाद आएंगे सब संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड थे। या फिर एक क्वेश्चन क्या थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या कहा था, क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछ जाएगा, ये पूछा जाएगा कि भाई संविधान संशोधन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया था, उस ऑर्डर में 2 बातें क्या थी। तो ये था पहला शंकरी प्रसाद केस वर्सेस इंडियन यूनियन 1951। अगला देख लेते हैं भैया। दूसरा दूसरा जो आएगा अब है इसमें, ये आएगा तुम्हारा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। ये भी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, तो इसको लिख लेते हैं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये था 1965 में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965। तो किस लिए आया था, ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहला संपत्ति का अधिकार, इकतीस सी। एक तो ये चीज, दूसरा ये है इसमें कि जो ये बेंच थी, ये 5 लोगों की बेंच थी। इसमें कई बार पूछी गई कि कितने जज थे इसमें जो बेंच थी, तो ये 5 की थी, ठीक है जी। तो 5 जजों की ये बेंच थी। 5 जज बेंच। इसमें जो फैसला सुनाया था वो 3-2 से सुनाया था। 3-2 से। भाई फैसला जब ही तो आएगा कि भाई जब 4 होंगे तो 2-2 हो जाएंगे, तो कैसे फैसला सुना पाएंगे फिर। तो और में रखा जाता है इनको हमेशा कि जिससे फैसले सुनाने में आसानी रहे। तो ये 3-2 से फैसला सुनाया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और संपत्ति के अधिकार से ये रिलेटेड था। क्वेश्चन इसमें भी यही पूछे गए थे। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि जो वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन विधि है या नहीं है। दूसरा इसमें पूछा गया था कि संविधान संशोधन, जो क्वेश्चन शंकरी प्रसाद केस में पूछे गए थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर सुनाया था या अपना रिजल्ट दिया था उस पर, तो उसमें थोड़ा सा चेंज उसने एक चीज का कर दिया था हल्का सा, और वो ये था
भाई उसने कह दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, जो शंकर प्रसाद केस में कहा था सेम भी यहाँ पर कह दिया। दूसरा ये उसने कह दिया कि भाई संविधान संशोधन जो है वो सरकार कर सकती है, यही वहां पर कहा था और यही यहीं पर कहा है, यानी कि दोनों दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन भी सेम है पूछने वालों के और आंसर भी सुप्रीम कोर्ट के सेम है। तो ये 3-2 से फैसला सुनाया था सज्जन सिंह का। लेकिन जब इसमें जो ये 2 जस्टिस थे, इसने एक बात ये बोली, इसमें जस्टिस एक तो थे तुम्हारे जस्टिस आर मुधोलकर और जो दूसरे थे वो थे जस्टिस हिदायतुल्ला। तो जो जो दोनों जस्टिस थे, इन्होंने एक बात सोची कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सरकार संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें ना है। लेकिन जब इन दोनों ने ये कहा कि भाई ऐसे तो सरकार पूरे संविधान को चेंज कर देगी, भाई उनका मन आएगा वो तो ऐसा काम करेंगे। ठीक है भाई, लोगों के लिए संविधान को अच्छा बनाने के लिए या उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए संविधान में संशोधन होना स्वाभाविक बात है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई जो चीज पहले थी वो आज नहीं है, उसके हिसाब से संशोधन हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार आगे आने वाले टाइम में ऐसा कर दे कि भाई वो संविधान को चेंज कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है, कह देगा भाई सुप्रीम कोर्ट तो इस बात पर पहले ही अपनी गवाही दे चुका है, भाई ये सरकार कर सकती है। तो दोनों जो जस्टिस थे, इन्होंने एक बात ये कही थी, भाई ठीक है सरकार संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचा जो है संविधान का, कम से कम उसको तो देख करके चेंज करे। भाई जो मूल ढांचा है, अब ये मूल ढांचा एक बार सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि भाई ये मूल ढांचा क्या चीज है, ये मूल ढांचा जो है ये क्या चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, कोई कानून आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या चीज है। और अभी मूल ढांचे के बारे में क्या चीज है ये मूल ढांचा, इसके बारे में अभी 2 मिनट में बात करेंगे। तो 3-2 की बेंच थी, क्वेश्चन पिछले वाले सेम थे और आंसर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे या अपना ऑर्डर दिया था बिल्कुल सेम था। 3 वाले जीत गए थे, क्योंकि 3 वालों की तरफ कहा, 3 वाले जो जज थे उन्होंने कह दिया कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है उसमें सरकार जो संशोधन कर सकती है, किसी को हटा भी सकती है, किसी को ऐड भी कर सकती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 ने कह दिया, 2 ने कहा जो मैंने अभी बात बताई है कि भाई ऐसे तो सरकार पूरे को चेंज कर देगी तो उससे ठीक नहीं है, कम से कम मूलभूत ढांचा जो है बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखे। अब बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, लेकिन इसका शब्द मूलभूत ढांचा जो है ये शब्द या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से केस से निकल करके आया है ये पूछा है। तो शब्द या फिर कॉन्सेप्ट, ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार जो केस आया था, इसमें आया है भाई दोनों जस्टिस ने कहा था, हिदायतुल्ला ने और मुधोलकर ने, कि सरकार कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखे। सिद्धांत तो केशवानंद भारती में आया था, लेकिन ये उसने एक बात कही थी छोटी सी। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वही पूछे थे जो शंकरी प्रसाद केस में थे। क्वेश्चन पहला, संविधान संशोधन विधि है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ज्यूडिशियल रिव्यू करेगा या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजल्ट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधि नहीं है।
विधि नहीं है भाई, ये कानून नहीं है, सरकार कर सकती है। दूसरा, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं करेगा। तो ये बात बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये तो जो तीन जस्टिस थे वो तो इससे सहमत हुए उस बात से, हालांकि सहमत तो ये भी थे, लेकिन इन्होंने अलग ही थोड़ा रुझान रख दिया, जो मैंने अभी आपको बता दी कि संविधान संशोधन सरकार कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखे। तो जो दोनों जस्टिस थे, एक तो मुधोलकर और हिदायतुल्ला, इन दोनों ने कहा था कि सरकार कम से कम मूलभूत ढांचे को दिमाग में रखे। तो इन दोनों ने ये बात कही थी कि सरकार कम से कम मूलभूत ढांचे को दिमाग में रखे। तो यहां से दो बात निकल करके ये आती हैं। पहली, कि मूलभूत ढांचा का शब्द या कॉन्सेप्ट किस वाद से आया, और आंसर में आएगा सज्जन सिंह केस। तो ये सज्जन सिंह केस था। अब क्या इसका रिजल्ट है, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जस्टिस कैसे थे, कितनी बेंच थी, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड ये सब केस लगातार आ रहे थे। तो ये था सज्जन सिंह केस, और इससे पहले हो चुका है ये शंकरी प्रसाद केस। सेम ही बात थी दोनों में। अब एक बात ये हो रहा है कि सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने जो ऑर्डर उसने उससे पहले किसी मामले में दिया था, किसी वाद में दिया था, और उससे आगे जो कोई वाद आएंगे तो वो अपने निर्णय को पहले वाले से डिफरेंट रख सकती है, या फिर पिछले वाले में वो चेंजमेंट कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपनी, तो वो उसको चेंज कर सकती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तीसरा आता है गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य। तो ये है तुम्हारा गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब राज्य, 1967। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। 11 जजों की बेंच थी। 11
जज बेंच 6-5 से ये केस सुनाया था। 6-5 से ये केस सुनाया था। गोलकनाथ वाद में संपत्ति से रिलेटेड ये था। संपत्ति से रिलेटेड ये था। क्वेश्चन सेम ही पूछे गए थे। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा चेंज कर दिया था। क्वेश्चन तो सेम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन विधि है या नहीं। दूसरा, संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू करेगा या नहीं। करेगा या नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे गोलकनाथ वाद में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को अपना वो अधिकार है कि भाई वो अपने वो पिछले ऑर्डर को बदल भी सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब इसमें जो उसने अपना रिजल्ट दिया था कि ये कह दिया कि भाई जो संविधान संशोधन है, एक तो वो कानून है, एक तो ये बात बोल दी। हालांकि पिछले वाले में वो दोनों बात में बोल दिया कि वो कानून नहीं है, और दूसरा इसमें ये कह दिया कि संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या करेगा, या उसका मन करे तो करेगा या फिर वो नहीं करेगा। तो संविधान संशोधन पर अपना रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन विधि है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पहला, संविधान संशोधन विधि है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी कि भाई सरकार जो संविधान संशोधन कर रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी अब जुडिशियल रिव्यू करेगा, ये बोल दिया था गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब राज्य में। अब भाई इसमें जब थोड़ी सी ये बात उन्होंने बोल दी तो सरकार को इस बात का भाई बुरा लगा, भाई ऐसे कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अरे पहले तो दोनों वादों में ये सुना दिया था, अब एकदम डिफरेंट सिस्टम कैसे आ गया। तो जो उस समय पर प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी ने लगातार 2-3 संशोधन ऐसे कर दिए, 24वां, 25वां और 26वां, लगातार 3 संशोधन कर दिए। और उस संशोधन में 24वां संशोधन जो 1971 में किया था, उसमें उसने कह दिया संशोधन करके भी संविधान संशोधन विधि नहीं है, सरकार मन करे वो कर सकती है। ये 24वां संशोधन आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट अपना रुझान दिया था कि संविधान संशोधन
विधि है और इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू देगा। जब ये बात सरकार को बुरी लगी, कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी को ये बात बुरी लगी, उसने लगातार 2-3 संशोधन कर दिए, 24वां, 25वां, 26वां, 24 में ये कह दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, सरकार इस पर अपनी मनमानी चला सकती है। तो 24वां, 25वां, 26वां संशोधन कर दिया। 24, 25 और 26 संशोधन 3 कर दिए लगातार। संशोधन कर दिए। और 24वां संशोधन क्या था? 24वें में कह दिया कि भाई सरकार, 24वां संशोधन जो 1971 में किया था, उसने कह दिया कि भाई संविधान संशोधन विधि नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं सुनाएगा। ये 24वें संशोधन में कहा था। तो 24वां संशोधन 1971 की संविधान संशोधन विधि नहीं है। विधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। तो ये था गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में। इससे आगे चलेंगे अब अगला वाद। नेक्स्ट ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। डेट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि भाई ये कब आया था। और स्टोरी तो आपको फिर बता ही रहे हैं कि भाई क्या मामला था ये। तो ये जो केशवानंद भारती थे, ये तुम्हारे केरल से केस था। इसमें ये था कि जो मंदिर होते हैं या फिर वहां जो मठ था, उस मठ का ये महंत था केशवानंद भारती। और जिस मठ के ये स्वामी थे या महंत थे केशवानंद भारती, और उस मठ के नाम पर केरल में बहुत सारी जमीन थी उसी के नाम पर। तो केरल राज्य की सरकार एक कानून लेकर के आती है कि भाई जो इसकी मठ की जो जगह है, इसको हम सरकारी करेंगे। जो मठ वाली जगह थी उसको हम सरकारी करना चाहते हैं। तो जो ये केशवानंद भारती थे, ये केस को लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। और किस आधार पर लेकर गए थे? ये आधार पर लेकर गए थे आर्टिकल जो 26 है हमारा, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि पहले वाले में क्या, 25 वाले में, यानी कि कोई व्यक्ति अपना धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म हो, उससे उसको कोई रिलेटेड नहीं है। तो धर्म कोई भी मान सकता है,
25 और 26 में, यानी कि जो धर्म उसने मान रखा है उसकी कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में उसका उसका प्रबंध कैसे किया जाए। तो 26 को लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार, केरल की सरकार ऐसे ही संपत्ति को नहीं छीन सकती है, भाई ये मंदिर की संपत्ति है और इसी संपत्ति से हम अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंध का कार्य करते हैं भाई इससे, और आर्टिकल 26 में भी ये बात लिखी हुई है, तो सरकार ऐसे जबरदस्ती जमीन को नहीं छीन सकती है मठवाली को। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इसका रिजल्ट दिया, हालांकि केशवानंद भारती ये केस हार गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई ठीक है केरल सरकार इस जगह को ले सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केस जरूर हार गए थे, लेकिन इस केस से या इस वाद से एक मेन चीज ये निकल करके आई थी कि जो सरकार है वो संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। अभी मैंने ये बताया कि भाई वो शब्द मूलभूत ढांचे का शब्द कहाँ दिया था, वहां पर वो शब्द था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सरकार संशोधन कर सकती है, मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है, जैसे भाई आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो हमारे भारत में फिलहाल में लोकतंत्र है और सरकार ले आए भाई बिल, हम तो इसको राजतंत्र करने जा रहे हैं, तो ये मूलभूत ढांचा है, ऐसा नहीं कर सकते। और कैसे समझ सकते हैं, जो हमारी कार्यपालिका सॉरी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, या फिर उसमें सरकार ऐसा कानून ना ले आए कि भाई इसको हम सरकार जो न्यायपालिका को सरकार के अंडर में काम करे, दबाव में काम करे। तो ये मूलभूत ढांचा है, यानी कि सरकार ऊपर ऊपर कोई काम कर सकती है लेकिन भीतरी कोई ऐसी बात को चेंज नहीं कर सकती जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। जैसे भाई कोई लड़का है और उससे कहने लग जाए भाई इसके आप शर्ट बदलवा देंगे, उसके पेंट को बदलवा देंगे, तो वो क्या है भाई उसका, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आप संशोधन कर रहे हैं। अब आपको उसको ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये लड़का है इसको लड़की बना दें, तो फिर वो उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। तो ये बात निकल करके आई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केस जरूर हार गए थे लेकिन एक बहुत बड़ा निर्णय यहां से निकल करके आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई संशोधन सरकार कर सकती है, एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे लोकतंत्र हो गया, कार्यपालिका हो गई, या फिर और ऐसे काम कोई जो सरकार में या फिर संविधान में मेन चीज हो, उनको चेंज नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह आया था। और रिजल्ट क्या दिए सुप्रीम कोर्ट ने, पहला और दूसरा ये इंपोर्टेंट है। तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन सरकार कर सकती है। दूसरा दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सरकार करने पर मूलभूत ढांचा या ढांचे को नहीं बदल सकती है। नहीं बदल सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। और केशवानंद भारती में जो बेंच थी, ये 13 जजेस की बेंच थी, 13 जज बेंच, और फैसला 7-6 से आया था, यानी कि 7 वाले एक साइड में और 6 वालों की बात इसमें नहीं मानी गई। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, यानी कि सरकार संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मूलभूत ढांचे को वो चेंज
नहीं कर सकती है, यानी कि लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं कर सकती है। कार्यपालिका जो निष्पक्ष जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है और उसको अपने अंडर में नहीं कर सकती है। हालांकि न्यायिक एक आयोग आया था, न्यायिक पुनरावलोकन आयोग आया था 99, हालांकि वो नरेंद्र मोदी सरकार उसको लेकर के आई थी और उसमें उस अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे रिलेटेड ये कह रही थी कि भाई ये हम इसको चेंज करके भेजेंगे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उस पर अपनी प्रतिक्रिया कोई नहीं थी, उसको कैंसिल ही कर दिया था। न्यायिक पुनरावलोकन आयोग आया था, नरेंद्र मोदी इसको लेकर के आया था। जो जज थे वो अपने अंडर से काम करेंगे, कुछ ऐसा था उसमें, यानी कि या फिर उनको चुनने की शक्ति थी। वो सरकार कह रही थी कि भाई उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे, उसको कुछ चेंज करके वो अपनी बात कह रही थी कि इसको मंत्री चेंज करेंगे या कुछ ऐसा था उसमें। वो बताएंगे न्यायिक पुनरावलोकन आयोग क्या था, उसी को भी बताएंगे, दूसरी वाली क्लास में बताएंगे उसको। तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और ये इसमें इसने बात कह दी थी कि भाई। और दूसरा एक और इसमें ये है, इसी में तीसरी बात, जो प्रस्तावना हमारी है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है। ये दोनों बातों को अलग नोट करना। इसी केस में प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इससे थोड़ा हटकर है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कहा था केशवानंद केस में। और चौथा पॉइंट, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहा था बेरुबारी केस में, बेरुबारी संघ केस 1960 में, और ये 1973 में। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो केशवानंद भारती, और सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती में थी, सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की केशवानंद भारती में थी। तो ये आपके गोलकनाथवाद, सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सॉरी राजस्थान राज्य, और शंकरी प्रसाद केस। तो एक, दो, ये तीन, और ये चार, केशवानंद भारती। तो ये आप बात करेंगे, केशवानंद भारती हो गया। अब डालेंगे IR कोलो। IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007। IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007। ये था भाई।
तमिलनाडु से रिलेटेड था, IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इसमें ये था, ये 2007 में आया था, IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। तो इसमें ऐसा है कि जो हमारी 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची, जिसको 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, और 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ये बात 9वीं अनुसूची के विषयों के ऊपर विद्वान है, यानी कि जो विषय 9वीं अनुसूची में हैं और उन विषयों पर जितने भी वो विषय हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, उसकी जांच परख नहीं करेगा। और इन्हीं बातों को बदलने के लिए जो 9वीं अनुसूची थी, इसके जो विषय थे, इन विषयों पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अपना नहीं करेगा। इन्हीं बातों के ऊपर ये IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007 है। इसने ये कह दिया कि जो 9वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू करेगा। एक तो उसने ये कह दिया, यानी कि जो जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में हैं उन पर 9वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि इन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं करेगा। और इसने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, जितने भी विषय हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू करेगा ही करेगा। तो एक बात तो ये, और दूसरी ये कि जो इससे पहले केशवानंद भारती, जो मैंने बताया था, केशवानंद भारती में उसने कह दिया कि भाई मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकते हैं, सरकार मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं करेगी। और दूसरा IR कोलो ने एक ये कह दिया, अभी जो इससे पहले बताइए, कि 9वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उन पर सरकार, या सॉरी सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो ये बात किसने बताई थी? ये IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य में है। तो इनमें लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट। कंसेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि 9th शेड्यूल के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं करेगा। तो ये 9th अनुसूची थी। ये कौन सी है? ये 9th अनुसूची है। यानी कि 9th शेड्यूल में जितने भी विषय हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, इसको ऐड किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन क्या दिया? वो ये था कि 9th शेड्यूल के सभी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू करेगा। ये बात IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य में बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा ये था कि जो मूलभूत ढांचा है, तो मूलभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूलभूत ढांचे या ढांचा
मूलभूत ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट अपना ज्यूडिशियल रिव्यू करेगा। ज्यूडिशियल रिव्यू करेगा। तो ये IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007 का वाद था। इससे अब हट करके एक और है बेरुवारी केस 1960। ये संकरी सज्जन सिंह राजस्थान सरकार, गोलकनाथ वाद पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इसके बाद में अगला ये है बेरुवारी केस 1960। बेरुवारी केस 1960। ये बेरुवारी केस था क्या? इसमें ये था कि जब आजाद हुए था भारत, तो उसमें जो लाइनें खींची गई थी, अब तो हालांकि वो बांग्लादेश बन गया है, पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोला जाता है, एक पश्चिम वाला पाकिस्तान जो पाकिस्तान के नाम है। जो बांग्लादेश वाली लाइन थी, तो उसमें ये जो बेरुबारी है, ये एक थाना था या आप इसको कोई प्लेस मान सकते हैं। तो ये थाना या प्लेस ऐसा था कि जो कुछ बीचों बीच से आ गया था और फिर इसको जो भारत को दे दिया था उस समय पर। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उस समय पर, तो उसने फिर भाई आया तो ये हमारे हिस्से में था, भारत के हिस्से में, ये भारत के पास रहेगा बेरुबारी केस जो है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने इसको फिर भाई पाकिस्तान को दे दिया कि भाई ठीक है इसको पाकिस्तानी रखेगा। 1960 में वो पाकिस्तानी था, हालांकि अब वो बांग्लादेश बन गया है। वो लाइन का जो सॉल्यूशन है, ये लाइन जो थी इसका सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी के टाइम पर आकर के हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये जो प्लेस था या आप इसको थाना बोल सकते हैं, ये चौकी थी, इसको पाकिस्तान को ही दे दिया, भाई ठीक है। लेकिन इसमें जब नेहरू गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि भाई ठीक है ये पाकिस्तान के पास रहेगा, तो विपक्ष ने एक काम ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस केस के ऊपर वो गए। और सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष वालों ने कहा कि भाई सरकार अपने एरिया को किसी दूसरे देश को कैसे दे सकती है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, विपक्ष वालों ने कहा कि भाई सरकार ऐसे किसी अपने क्षेत्र को दूसरे देश को नहीं दे सकती है। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 आपने पढ़ा है। एक तो आर्टिकल 2 से ये कैसे रिलेटेड है और आर्टिकल 3 से ये कैसे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 2 जो है वो ये है कि सरकार किसी दूसरे देश को या दूसरे क्षेत्र को अपने भारत में मिला सकती है। और तीसरा, या फिर भारत की सरकार अपने ही देश में तोड़ फोड़ मचा सकती है, कोई सीमा परिवर्तन कर सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है, हरियाणा को पंजाब में ठोक सकती है, पंजाब को यूपी में कोई हिस्सा दे दे। यानी कि इस तरीके से कोई भी काम कर सकती है। यानी कि 2 आर्टिकल में दूसरे देशों को तोड़ो अपने में मिलाओ, यानी कि नए राज्यों का या नए राज्यों को मिलाना भारत में। ये राज्य मतलब देश से बात की गई यहाँ पर। और तीसरा, यानी कि अपने देश में तोड़ फोड़ मचाने वाली, यानी कि कोई नया राज्य, कोई सीमा परिवर्तन, कुछ भी। और इन दोनों आर्टिकल को सरकार साधारण बहुमत से पास करके अपने पास रख लेगी। भाई अब इतना टाइम कौन के पास है? भाई कोई दूसरा क्षेत्र भारत जीत रहा है और उसको विशेष बहुमत से पास करेंगे, इतना टाइम कहाँ किसी के पास। कोई दूसरा देश जीत लिया, कोई दूसरा क्षेत्र जीत लिया, हाँ ठीक है भाई साधारण बहुमत से इसको पास कर देते। साधारण बहुमत आसान है, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जब ये 2 और 3 आर्टिकल कैसे होते हैं
ये साधारण बहुमत से पास होते हैं। तो जब विपक्ष वालों ने सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि सरकार या तो किसी क्षेत्र को ले या फिर किसी क्षेत्र को दे तो उसको जो है विशेष बहुमत से पास करा करके देगी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जो 2 और 3 आर्टिकल हैं इनको तो भाई सरकार साधारण बहुमत से पहले ही करती थी, साधारण बहुमत से अपनी पास रख लेगी या किसी दूसरे देश को दे देगी, ये पहली बार व्यवस्था थी। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी क्षेत्र को लेगी या किसी क्षेत्र को देगी तो विशेष बहुमत से उसको पास कराना पड़ेगा, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और किसमें कहा था? बेरुबारी केस में। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार किसी क्षेत्र को ले या फिर दे, नहीं लेने पर नहीं होगा, ये देने पर ही है केवल। ले तो ऐसे ही लेंगे साधारण बहुमत से। क्षेत्र को, सरकार किसी क्षेत्र को जो भारत का हो, जो भारत का हो उसको किसी दूसरे देश को, किसी दूसरे देश को विशेष बहुमत से पास कराकर देगी। तो ये बेरुबारी केस था 1960 में, ये नेहरू के टाइम का था। नेहरू ने उस समय पर ये पाकिस्तान को दे दिए थे कि भाई ठीक है आप ही रख लो। और जब विपक्ष वालों ने ये मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे दे सकते हैं किसी एरिया को, तो उसने चेंजमेंट कर दिया कि अगर किसी क्षेत्र को लेंगे तो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, लेकिन अगर देंगे तो वो विशेष बहुमत से पास होकर के जाएगा। और ये आर्टिकल 2 और 3 पहले कई बार बता दिए हैं। तो ये बेरुबारी केस था। और इसके बाद में अगला लिख लिख। तो ये बेरुबारी केस था। अब अगला चलते हैं, मिनर्वा मील माइंस वाद। मिनर्वा, मिनर्वा मिनर्वा मील माइंस वाद 1980। मिनर्वा मील माइंस वाद 1980। तो जो मिनर्वा मील माइंस वाद था, ये
जो इसके नाम में ही मील है, तो ये मील टाइप में जो फैक्ट्री वगैरह होती है, ऐसी एक मील थी ये। और जब इस मील का राष्ट्रीयकरण सरकार ने करने की सोच ली, कि सरकार ने मान लिया कि भाई ठीक है, जो मील है इसका हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है इस जो संपत्ति है वो सरकार के अंडर में आ जाएगी, सरकार के अंडर में वो आ जाएगी। फिर वो उस तरीके से पूरे के पूरे अपने लेवल पर वो काम नहीं करेंगे, फिर वो सरकार का मामला है। राष्ट्रीयकरण सरकार ने करने की सोच ली मिल माइंस के ऊपर। तो जो इसके मालिक थे उसने कह दिया कि भाई सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, भाई ये तो हमारी पर्सनल संपत्ति है, उसका राष्ट्रीयकरण कैसे कर सकती है। हालांकि सरकार को राष्ट्रीयकरण जो कर रही थी या राष्ट्रीयकरण करने के पीछे क्या मामला था। तो जब इस मील का, हालांकि आपको एक बात पता होगी, 1980 के आसपास बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, एक 1969 में और एक 1980 में। पहले 14 बैंकों का किया गया था और बाद में 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। वो 50 करोड़ वाली संपत्ति और ये 20 करोड़ की संपत्ति से जो ऊपर थी, इस तरह से। तो 1980 में जब राष्ट्रीयकरण मिनर्वा मिल माइंस का सरकार करने जा रही थी, तो इसके जो मालिक थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, भाई सरकार हमारी संपत्ति को, ये पर्सनल संपत्ति है, इसका राष्ट्रीयकरण कैसे कर सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने रिजल्ट सुनाया। रिजल्ट क्या था वो, तो इसमें क्वेश्चन या फिर इसका मामला क्या है, तो इसमें ये है, सरकार ने जब इस मील का राष्ट्रीयकरण करण करने को बोली, तो इसके मालिक सुप्रीम कोर्ट में चले गए। केस के लिए। और दूसरा ये है, ये केस कैसा था, संपत्ति से रिलेटेड, संपत्ति से ये रिलेटेड था केस। अब एक तो इसमें आर्टिकल 39 बी और एक आर्टिकल 39 सी, ये हमारे डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी। ये हमारे डीपीएसपी हैं, ये क्या है हमारे डीपीएसपी। और संपत्ति का अधिकार क्या चीज है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। और 39 बी और 39 सी जो डीपीएसपी बोलते हैं, ये हमारे डीपीएसपी हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया था, वो रिजल्ट क्या था, जो पूछे जाते हैं पेपर में कि भाई इसने रिजल्ट क्या दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दे दिया। पहला रिजल्ट तो ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो दोनों बराबर हैं। यानी कि जो ये मामला था, एक साइड में तो ये फंडामेंटल राइट्स को दिक्कत पहुंचा रहा है,
और दूसरी साइड ये डीपीएसपी को भी दिक्कत पहुंचा रहा है। तो फिर मामला ये निकल करके आया कि भाई फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या फिर डीपीएसपी बड़े हैं। भाई जब ये दोनों मामले इस केस से रिलेटेड ये फंस रहे थे कि भाई अब दोनों में कौन चीज बड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या फिर डीपीएसपी बड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट करके जब अपना जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों बराबर हैं, कोई इसमें ऊंचा नहीं है कोई इसमें नीचे नहीं है, यानी कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी को बराबरी का दर्जा कौन से केस से दिया गया था, तो ये मिनर्वा मिल्स माइंस वाद 1980 से ये कहा गया था। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या हैं, ये बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं या फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है, ये बराबर हैं। और दूसरे डिसीजन में इसने ये कहा था कि सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू करेगा। कि वह ऐसे थोड़ी है सरकार मुंह उठाए और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, ऐसा नहीं होगा। अगर लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू करेगा। ये मिनर्वा मिल माइंस वाद 1980 में कह दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों बराबर हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या फिर सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू करेगा। और ये जो दोनों ये मामला था मिनर्वा मिल माइंस वाद, ये संपत्ति के अधिकार को एक साइड से टच कर रहा है और ये दूसरा जो डीपीएसपी है इनको भी एक साइड से टच कर रहा है। दोनों के ये बीच का मामला हो गया था। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये चीज सुना दी। एक इससे आगे जो है वो है तुम्हारा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण वाद। तो इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण वाद ये है तुम्हारा, ये 1971 जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी उस टाइम पर। इसको इलेक्शन वाद भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है और इलेक्शन वाद या फिर इलेक्शन मामला। इलेक्शन वाद या इलेक्शन मामला। तो ये चुनाव था 1971 का लोकसभा का। रायबरेली से दो कैंडिडेट थे, इंदिरा गांधी एक साइड में थी और एक साइड में राजनारायण थे। तो राजनारायण चुनाव में हार गए थे। रायबरेली से 1971 में चुनाव हुआ था। तो राजनारायण जब हार गए थे तो उसने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के जो केस लगा दिया कि भाई जो इंदिरा गांधी
जबरदस्ती तरीके से या फिर गलत हथकंडों से, या फिर आप ऐसे मान सकते हो गलत तरीके से चुनाव जीत करके आई है। ये राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। और उसके बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बात गई, और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल करके ये बात जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही थी, तो उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। भाई इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी कहने लगे कि भाई मैम ऐसा है कि बाहर वाले जो विपक्ष वाले हैं, ये जो है कुछ ज्यादा ही जो सरकार की ओर तंग कर रहे हैं, सरकार को ज्यादा तंग कर रहे हैं। एक ऐसा प्रावधान भी है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है लगा दीजिए। तो उससे पहले उससे क्या था कि जो बहुत सारे लीडर्स थे विपक्ष वाले, उनको सभी के सभी को जेल में डलवा दिया गया था। ये मामला तभी का था, यानी कि जो हाई कोर्ट में, भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने अलग याचिका लगाई थी। और उसके बाद में जब उसमें सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, जब क्या बोलते हैं इसको, 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगाई, भाई वहां पर चला गया केस ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जब इंदिरा गांधी को पता चला कि भाई वहां केस गया है, तो उससे पहले भाई वो वहां से केस निकल के सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए, तो उससे पहले उसने इमरजेंसी लगा दी। भाई इमरजेंसी लगाई जाए। तो इसमें एक एक करके पॉइंट लिख लो। भाई पहला पॉइंट क्या था, तो ये इलेक्शन वाद है। तो सबसे पहले जो इलेक्शन था, इलेक्शन रायबरेली 1971। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट। में केस गया राजनारायण लेकर। कारण क्या था, कारण ये था कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है। कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है, तो ये वहां पर गया। लेकिन इसके बाद में पच्चीस जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। और जब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजल्ट सुनाया 11 अगस्त 1975, तो ये इलेक्शन वाद भी है, इलेक्शन वाद इसको बोलते हैं। और ये रायबरेली से था। इसमें दो कैंडिडेट थे, कौन कौन से, एक तो तुम्हारा इसमें दो थे, एक तो
इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। रायबरेली कैंडिडेट थे ये। रायबरेली कैंडिडेट। ये इंदिरा गांधी इसमें जीत गई थी चुनाव और ये हार गए थे इसमें। तो 11 अगस्त 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजल्ट सुनाया। और रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि जो आर्टिकल 329 में इंदिरा गांधी ने जो कुछ प्रोविजन ऐड किए हैं उनको अवैध घोषित ठहराया जाता है। अब ये क्या चीज थी जो इंदिरा गांधी ने इसमें ऐड की थी? तो इंदिरा गांधी ने इसमें ऐड ये की थी 329 में कि जो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव, जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें कोई धांधली हो जाए या फिर उसमें कोई अयोग्य ठहरा जाए या कोई धांधली हो जाए, कोई गलत हथकंडे से चुनाव जीता जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं करेगा। यानी कि जो चुनाव प्रधानमंत्री जीत करके आया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तीनों को लेकर के, अगर एक गलत धांधली से चुनाव हुआ है, ये प्रोविजन 329 में इंदिरा गांधी ने ऐड किया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू नहीं करेगा। तो 11 अगस्त 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजल्ट सुनाया और उस रिजल्ट में यह कहा कि जो इंदिरा गांधी ने 329 में जो प्रोविजन ऐड किया गया है उसको अवैध घोषित ठहराया जाता है। तो रिजल्ट में क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? रिजल्ट में यह कह दिया जो प्रोविजन जो प्रोविजन इंदिरा गांधी ने ऐड किए हैं ऐड किए हैं उनको अवैध घोषित ठहराया जाता है। अवैध घोषित ठहराया जाता है। यानी कि इंदिरा गांधी ने जो प्रोविजन इंदिरा गांधी ने ऐड किए हैं 329 में, आर्टिकल 329 में, तो 329 में जो ऐड किए हैं उनको अवैध घोषित ठहराया जाता है। और वो क्या था? प्रोविजन था क्या जो इंदिरा ने ऐड किया था? प्रोविजन ये था कि एक तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर के चुनाव पर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने
कैंसिल कर दिया कि भाई अवैध घोषित है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखनी है आपको। इन सभी वाद के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, जिसको लेकर के ये केस सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाते हैं लेकर के। तो ये जो हैं आज इतने रखते हैं, जो बाकी के हैं उनको अगली क्लास में देखते हैं। अब तो ये इंदिरा गांधी बना वर्सेस राजनारायण वाद 1971 है ये। इसके बाद में एक थोड़ा सा और कर लेते हैं अगले पेज से। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 क्या है भाई ये? सबसे पहले आर्टिकल 324, 324 तो 324 क्या है? 324 ये है कि जो चुनाव हैं, तो चुनाव या चुनावों का अधीक्षण देखा भारी या फिर निर्देशन या फिर चुनावों पर नियंत्रण, ये सब काम चुनाव आयोग करेगा। ये आर्टिकल 324 बोलता है, यानी कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो एक तो जो चुनाव हो रहा है उसका अधीक्षण, या फिर चुनाव आयोग जो भी इंस्ट्रक्शन निकालेगा, चुनाव आयोग जो भी इंस्ट्रक्शन निकालेगा उन इंस्ट्रक्शनों का भाई कैसे फॉलो किया जाए नीचे, और या फिर उनके नियंत्रण कैसे रखा जाए चुनाव पर। तो ये सब चुनाव आयोग के काम है। तो कैसे लिखा जाएगा ये ऐसे लिखा जाएगा कि चुनावों में अधीक्षण, अधीक्षण, निर्देशन, एडवाइस, एडवाइस और नियंत्रण, नियंत्रण चुनाव आयोग करेगा। नियंत्रण चुनाव आयोग करेगा। यानी कि भाई ये सब काम चुनाव आयोग करेगा। अधीक्षण, निर्देशन क्या देने हैं, कोई इंस्ट्रक्शन, या फिर उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। ये 324 आर्टिकल है। 325 क्या बोलता है? 325 ये बोलता है कि हमें वोट देने से, यानी कि जो हमारी मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची, तो मतदाता सूची में एक तो धर्म, एक मूलवंश, एक जाति या फिर लिंग, इनमें से किसी भी आधार पर
किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में ऐड कराने से या ऐड कराने के लिए अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का व्यक्ति है और वो मतदाता सूची में ऐड ना किया जाए भाई वोटिंग के लिए, या फिर उसका कोई मूल वंश वैसा हो, या फिर उसकी कोई जाति हो, तो जाति के आधार पर भी किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में ऐड कराने से किसी को अवैध घोषित नहीं कहा जा सकता, ये भाई अवैध है। या फिर लिंग के आधार पर, तो ये 4-5 चीजें हैं। आर्टिकल 325 325 325 क्या है? 325 है किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग इनमें से किसी आधार पर मतदाता सूची में अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये 325 है। 326 326 तो 326 ये है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा प्लस विधानसभा में वोटिंग का प्रावधान, या फिर वोटिंग का अधिकार लोकसभा और विधानसभा पर जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है जी। तो ये 326 आर्टिकल 327 327 327 327 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी, जो हमारी संसद है, संसद समय समय पर जो राज्यों की विधानसभा हैं या राज्यों का विधानमंडल है, तो संसद समय समय पर राज्यों के विधानमंडल से रिलेटेड कानून बना सकता है। संसद राज्यों के विधानमंडल के लिए समय समय पर उनके अध्यक्षन निर्देशन कैसे देना उनको, तो उस पर संसद समय समय पर कानून बना सकता है। जैसे मतदाता सूची के ऊपर जो विधानमंडल है और विधानमंडल में जो विधानसभा है वहां पर जो चुनाव होते हैं, चुनावों के लिए जो मतदाता सूची है, या तो फिर उसके काम संसद उस पर कानून बना सकता है। संसद नहीं, हाँ सॉरी, संसद उस पर कानून बना सकता है। या फिर परिसीमन जो होता है राज्यों में, हालांकि सेंट्रल लेवल पर भी होता है, तो जो परिसीमन होगा, तो परिसीमन वाले मामले में
संसद कानून बना सकता है। परिसीमन किस लिए होता है? परिसीमन इसलिए होता है, ये हर जनगणना के बाद में होता है परिसीमन, कि भाई जनसंख्या के हिसाब से सीट बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए, परिसीमन आयोग में ये तय किया जाता है। तो संसद समय समय पर विधानमंडलों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, परिसीमन आयोग के ऊपर, या फिर मतदाता सूची के ऊपर, या फिर चुनाव आयोग से रिलेटेड और कोई मामला हो। तो ये किसमें? ये 327 में है। तो संसद की शक्ति यानी कि विधानमंडलों तो विधानमंडलों के ऊपर संसद की कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान। जैसे एक तो मतदाता सूची वगैरह, जो वोटिंग लिस्ट होती है, यानी कि मतदाता सूची से रिलेटेड मामले, यानी कि क्या करना है इसमें, कुछ अपडेट करनी है नहीं करनी। दूसरा, परिसीमन पर परिसीमन पर और आर्टिकल 82 क्या बोलता है? यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा। आर्टिकल 82 है ये, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत में परिसीमन किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 327 है। 328 और एक आर्टिकल 329। 329 ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये इंदिरा गांधी वाला जो बात था, राजनारायण और इंदिरा गांधी का, ये उससे रिलेटेड है। तो पहले 329 पढ़ेंगे। 329 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो चुनाव आयोग है, यानी कि जो चुनाव होते हैं, तो चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई हो या ना हुई हो, उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो 329 क्या है? चुनाव आयोग के मामले पर, चुनाव आयोग के मामले पर चुनावों में या चुनावों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि कुछ भी हुआ हो, चुनाव में गड़बड़ी हुई हो या कोई और सिस्टम हुआ हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू नहीं कर सकता है। और 328 ये तुम्हारा है जो विधानमंडल होते हैं, तो विधानमंडल की इसमें शक्ति है, यानी कि विधानमंडल की ये शक्ति है कि वो अपने राज्य में, यानी कि विधानमंडल
अपने विधानसभा यानी कि विधानमंडल में जो हमारे सदन हैं, तो उस सदन से रिलेटेड तुम्हारे नियम वगैरह या कानून वगैरह वो बना सकते हैं, या फिर मतदाता सूची के मामले में, या फिर और किसी मामले में। तो विधानमंडल की शक्ति है ये। तो विधानमंडल की अपने सदनों में चुनावों से संबंधित बनाने की शक्ति। तो ये 329 तक है, ये चुनाव आयोग था। ठीक है भाई, ये अब आपका कंप्लीट है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं। पहला, शंकरी प्रसाद केस 51। दूसरा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। तीसरा, गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब राज्य 1967। चौथा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। आई आर कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007। बीरूबारी केस 1960। मिनर्वा मिल्स माइंस वाद 1980। और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाद 1971। और ये निर्वाचन आयोग। तो ये आपके वाद हैं। हालांकि अभी मेरे हिसाब से 8-7 और ऐसे वाद हैं जो अभी कराने हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। धन्यवाद।